मेरा आप सब साथियों से ये कहना है कि बदलाव तो हमें चाहिए। इस समय जो मौजूदा केंद्र में सरकार है उससे हमें मुक्ति चाहिए, बदलाव चाहिए। और देश के अंदर जो नीतियां चल रही हैं, जो भी हुकूमत आएगी उन नीतियों में बदलाव, जो आज की नीतियां हैं उसमें बदलाव चाहिए। दोनों बात करने के लिए साथी यहाँ खड़ा थे। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, पहले तो नरेंद्र मोदी कोशिश किए कि अयोध्या में मंदिर के उद्घाटन के बाद जनता के, आवाम के सारे मसले, सारे मुद्दे वो दबा देंगे, उससे जीत लेंगे। पर उनको बहुत जल्दी समझ में आ गया, जो वक्ताओं ने यहाँ पर रखा, कि असली प्रश्न है परिवार को चलाने का, रोजी रोटी को चलाने का, बच्चे को निवाला देने का, बीमारों को इलाज देने का, सिर के ऊपर छत होने का, रसोई के ठीक से चलने का, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी इंतजाम चाहिए। पढ़ जाए तो उनके हाथों को काम भी चाहिए, काम करें तो उसके पूरे दाम भी चाहिए, और काम के स्थान पे सुरक्षा भी चाहिए, और फिर बुढ़ापे के सहारे के लिए पेंशन भी चाहिए। तो लोग भुलावे में नहीं आएंगे। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कुछ साथियों ने ये कहा कि बदलाव की हवा चल चुकी है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस वक्त नरेंद्र मोदी जिस तरीके से तड़पे हुए हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, गारंटियों की बातें कर रहे हैं, और अब मोदी परिवार की बातें कर रहे हैं, ये अपने आप में बता रहा है कि बीजेपी की सरकार को समझ में आ गया है कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकनी शुरू हो चुकी है। अब जैसे हम बोला करते हैं ना, गड़ी सड़ी सरकार को क्या बोलते हैं, एक धक्का और दो, बोलते हैं ना। और इसीलिए जमीन खिसकी हुई है। अब जो बाकी का काम है वो हम लोगों को करना है, जन आवाम तक पहुंच के उन सारी बातों को कहना है जो यहाँ चर्चा हुई। और कुछ बातें मैं रखूंगी, कुछ कॉमरेड सीताराम रखेंगे, और लगातार और बातें सामने आती रहेंगी कम्युनिस्ट पार्टियों की तरफ से, जो हमें नीचे जनमानस तक पहुंचा दी। साथियों ने यहाँ जिक्र किया, मोदी जो बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाता हूं, और साथ में बोल दिया कि अगले 5 साल भी दूंगा। यानी वो गारंटी कर रहे हैं किसी को भी इज्जत की जिंदगी नहीं दूंगा, टुकड़ों पे पालूंगा, तुम केवल जानवर की तरह जिंदा रहो। घोड़े से काम लेते हो, गाय से काम लेते हो, बैल से लेते हो, ऊंट से लेते हो, हाथी से लेते हो, अनाज खिलाते हो, काम लेते हो, तो इंसानों से भी तुम अनाज देके उनको जिंदा रख के सिर्फ काम लेना चाहते हो। और इसीलिए ये सरकार इतना नीचे गिर गई है इंसानियत में, इसको हमें समझते हुए आम आवाम को जगाना और झकझोरना है। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का जो भूख का ग्राफ है वो गिर रहा है। हमारे पड़ोसी मुल्क हमसे बेहतर स्थिति में है, और हिंदुस्तान 125 देशों में 107वें स्थान के ऊपर अब 112वें तक पहुंच चुका है, धंस रहा है नीचे। खुद मोदी की सरकार ने पिछले साल एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा 5 साल से नीचे के बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा गिनती में मर रहे हैं। केंद्र की सरकार जवाब दे कि इसका कारण क्या है। और सरकार का खुद का एफिडेविट है, मिस्टर मोदी, मिस्टर खट्टर, तुम्हारी सरकार का एफिडेविट है वहां। और वो एफिडेविट है कि 5 साल से नीचे जो बच्चे मर गए हैं उनमें से 65% बच्चों के मरने का कारण कुपोषण है, भूखमरी है।
आप कह रहे हैं हमने देश को खुशहाल कर दिया। सरकार का पुलिस ब्यूरो है, उनकी रिपोर्ट आती है, क्राइम ब्यूरो की हर साल आती है, और इस साल जो रिपोर्ट आई उसने ये बताया कि पिछले साल जो आत्महत्याएं हुई उनमें से 25% आत्महत्याएं दिहाड़ीदार मजदूरों ने की। तो इस देश के अंदर दिहाड़ी पे अपने परिवार को जिंदा रखने वाला इतना हताहत और परेशान है कि वो आत्महत्या के रास्ते की तरफ निकल पड़ा है। यह है हमारे मजदूरों का हाल। और इसके अलावा साथियों ने यहाँ जिक्र किया बेरोजगारी का, भयंकर आलम है। अग्निपथ स्कीम लाई गई, अग्निवीर बनाया गया। हमारे बच्चों को जब अभी वो टीन्स में होते, 17 ईयर वो टीन्स है, 17 साल 18 साल की उम्र के अंदर आप बच्चे को अग्निवीर बना रहे। और जिस उम्र में बच्चा अभी कॉलेज में पढ़ के कैरियर के सपने देख रहा होता है, उस उम्र में ये अग्निवीर रिटायर होके बाहर आता है। और जब हम ये बोल रहे थे कि फौज की रेगुलर भर्ती क्यों रोक दी है और ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जो मजदूरों के लिए तुम लेके आए, सबसे पहले तुमने फौजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दिया। ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है और हमारे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो तुम जो फौजों को मदद दी जाती है, जो उनके लिए सहूलतें होती हैं, इन अग्निवीर को नहीं होंगी। जब ये मरेंगे, जो फौजी के मरने पे उसको सहूलतें होती हैं, इस बच्चे को नहीं होगी। तो सरकार कह रही थी तुम लोग झूठ बोलते हो। अभी 3 अग्निवीर सरहदों पे मारे गए हैं। सारा सच सामने आया है जो हम वाम पक्ष की पार्टियां कह रही थी। उनके परिवारों को कुछ नहीं मिला है, उनको कोई सहूलतें ना मिलती थी ना आगे मिलेगी। और ये जो स्कीम है ये तो बिल्कुल ऐसे है जनाब कि अगर मैं सोचूं कि अपने बच्ची के लिए दूल्हा ढूंढने के लिए निकलूं और किसी घर में जाऊं और मैं कहूं भाई साहब आप क्या करते हैं, आपका बेटा क्या करता है, क्योंकि मैं अपनी बच्ची के लिए, परिवार की बच्ची के लिए देखने गई हूं, तो पूछूंगी। और भाई साहब मुझे जवाब दे जी मैं तो काम करता हूं, अभी नौकरी पे हूं, ये मेरा जो बच्चा है ये रिटायर हो चुका है। वो 21-22 साल का बच्चा रिटायर हो चुका है, पिताजी अभी नौकरी पे। ये मजाक किया है इन्होंने। मोदी परिवार की बात करते हैं, परिवार की भाषा भी उनको मालूम है, परिवार का दुख दर्द क्या होता है उनको मालूम है? नहीं मालूम है। इसलिए हालात हमारे देश के बिगड़ रहे हैं साथियों। बेरोजगारों की गिनती जो बढ़ रही है उसमें सबसे ज्यादा गिनती 25 बरस से नीचे के नौजवानों की है। और हिंदुस्तान हमारा नौजवान है, 65% आबादी 35 साल से नीचे की उम्र की है। और वे उम्र के अंदर है लोग जिनको कॉपी किताब, अच्छी पाठशाला चाहिए और पढ़ने के बाद जिनको रोजगार चाहिए, काम चाहिए, हाथ के अंदर काम मिलना चाहिए। इस युवा भारत के साथ नरेंद्र मोदी ने क्रूर मजाक किया कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, तो 10 साल में 20 करोड़ होने चाहिए। लेकिन सच्चाई क्या है कि जिनके पास रोजगार थे वो भी छीन लिए गए। बेरोजगारी बढ़ी है तो जिनके पास रोजगार है उनके भी छिने हैं। इसलिए हालात बहुत ही खराब है। और ऐसी स्थिति में जब आप बोल दो कि सिर्फ सरकारी कर्मचारी को ही पेंशन क्यों, पुलिस और फौज को ही पेंशन क्यों नहीं, क्यों हम सबको पेंशन क्यों नहीं? हिंदुस्तान के हर आवाम को जो भी काम करते हैं उसके बाद एक बुढ़ापे की उम्र में आने के बाद सबको पेंशन क्यों नहीं? तो सरकार कहती है पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा तो अडानी अंबानी के पास भेजा है ना ज्यादातर। तो सरकार बोलती है पैसा नहीं। और कोई भी आप मांग रखिए, वेतन की रखिए
या हमारी स्कीम वर्कर्स कहें हमें वर्कर का स्टेटस दो, हमें रेगुलर एम्प्लॉय बनाओ, हमारा मिनिमम वेज इंक्रीज करो। ठेका का मजदूर बोले मेरा न्यूनतम वेतन बढ़ाओ, दिहाड़ीदार मजदूर बोले मेरा न्यूनतम वेतन बढ़ाओ, शिक्षा सस्ती करो, इलाज सस्ता करो, हमें पीने का पानी दो, सर के ऊपर एक छत दे दो। जब वो ये कहें तो सरकार ये कहे पैसे नहीं है, हम ये कहना चाहते हैं। उसके ऊपर आप बोल देते हो टैक्स पेयर की मनी से तुमको दे दे, जो टैक्स देते हैं उनके पैसे से तुम्हारी मांगे पूरी कर दे, किसानों को एमएसपी दे दे, स्वामीनाथन के फॉर्मूले से उनका कर्ज माफ कर दे। अरे भाई टैक्स पेयर की मनी से हम क्यों दे दे? हम ये कहना चाहते हैं इस देश के अरबोपति खरबोपतियों का टैक्स कम किया गया, इस देश की पूरी जनता को टैक्स सिस्टम में लपेट लिया गया, और ये जो जीएसटी है वो हर एक के ऊपर टैक्स है, हम और आप सबके ऊपर है। और जिस पे दया करके भीख मांगने वाले के हाथ पे आप पैसा रखते हो वो भी टैक्स पेयर है। बाजार से कुछ भी खरीदने के लिए जाएगा उसके ऊपर जीएसटी लगा हुआ है। तो मैं ये भी सच बताना चाहती हूँ, कुछ साथियों ने आंकड़े रखे, मैं दोहरा रही कि इस देश में जो कुल धन दौलत है उस कुल धन दौलत में से इस देश के ऊपर के केवल 1% जो अमीर है वो उसमें से 40 पैसा के हिस्सा है, और इस देश की नीचे की जो 50% जनता है जो लगभग 70 करोड़ है उसके हिस्से कुल धन दौलत में से जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है कुल धन दौलत में से केवल 3 पैसा है। उधर 40% है, इधर 3% है। और जब जीएसटी का कलेक्शन होता है टैक्स का जो हर मानस पे लगा है उसमें से ये जो नीचे वाले लोग हैं कुल धन दौलत का केवल 3% हिस्सा इनके आता है, ये 65% जीएसटी का हिस्सा दे रहे हैं, और ऊपर के 10% अमीर उस जीएसटी में केवल 3% हिस्सा डाल रहे हैं। तो मिस्टर मोदी आप जो बोल रहे हैं टैक्स पेयर की मनी से जनता टैक्स पे कर रही है, मैक्सिमम दे रही है, हमारा हक उस पैसे पे है कि नहीं? मैं आपसे पूछती हूँ, हमारा हक है ना उस पैसे पे? इसलिए हम कुछ ये तो नहीं बोल रहे कि आसमान से चांद और सूरज को लाके हमारी प्लेट पे रख दो। हम जो मेहनत मशक्कत करके खेत में, खलिहान में, कारखानों में जो धन दौलत पैदा करते हैं उसका बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी के मित्र ले जाते हैं उनकी पॉलिसियों के चलते हुए, और बहुमत जनता उस हिस्से से वंचित भी हो रही है, और जो उनके हक और हकूक है उनको दिए नहीं जा रहे। इसीलिए साथियों हम लोगों को ये समझना है कि इस असमानता, इस गैर बराबरी के खिलाफ हमारी लड़ाई थी, लड़ाई है, लड़ाई रहेगी। लेकिन जिन्होंने कुर्सी पे बैठ के हमारी हजारों वर्षों की जो सांझी विरासत है, हमारी जो मिली जुली संस्कृति है, हमारा जो भाईचारा है, उसी को खतरे में डाल दिया है, उससे आज मुकाबला करने की जरूरत है। इसलिए उनका कुर्सी पे बने रहना अपने देश के लिए तबाही के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, वो तबाही की तरफ ले जाएगा। अपने मुल्क को, अपने देश को उस तबाही से बचाने के लिए यहाँ साथियों ने नारे लगाए कि बीजेपी हराओ और देश बचाओ, बदलाव लाओ, ये बात साथियों ने कही। उसी में मैं आपसे कहना चाहती हूँ साथियों कि इस बात में हमें समझना चाहिए कि आने वाले दिनों में हम ये जान लें ये लड़ाई लंबी होगी, मोदी को कुर्सी से हटाने के बाद भी लड़ाई लंबी होगी। इन्होंने जितने भी संस्थान हैं, जितने भी जनवादी इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के, उन सब के अंदर संप्रदायवादी आरएसएस के गुर्गों की भर्ती की है, फौज में घुसपैठ की है, पुलिस में घुसपैठ की है। कल की घटना तो आ गई ना सोशल मीडिया पे कि नमाज पढ़ रहे बैठे लोग हैं और पुलिस जिसको संविधान
वो पुलिस वाला अपने पैर के जूते से उन नमाजियों को पीट रहा है, उठा रहा है। उस पुलिस वाले की केवल सस्पेंशन से गुजारा नहीं होगा, उसको सस्पेंड किया गया कल, क्योंकि वीडियो वायरल हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है, पुलिस फोर्सेस के अंदर सांप्रदायिकता फिरका प्रस्ती घुसी है, हर अदारे के अंदर वो जहर घुस गया है। और वो रेलवे पुलिस का जवान जिसकी रेलवे में प्रोटेक्शन करने का काम होता है, उसने अपने ही ड्यूटी के ऊपर अपने सीनियर को गोली मारी और ट्रेन के अंदर चुन चुन के जो मुस्लिम पहचाने जा रहे थे उनको गोलियां मारी। सिस्टम में जहर घोला गया है। इसलिए हम लोगों की लड़ाई सबसे पहले बदलाव का मायने इनको बदलाव है, उसके बाद पूरे सिस्टम की सफाई की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और उसके साथ साथ जो राजनीतिक नीतियां हैं, जो आर्थिक नीतियां हैं, उसके बदलाव की लड़ाई को आगे ले जाना होगा। कम्युनिस्ट कभी थकता नहीं है, लाल झंडे वाली कभी थमते और रुकते नहीं है। वो जानते हैं कि इस लड़ाई को आगे चलाया जा सकता है और हिम्मत से जीता भी जा सकता है। इसलिए मैं लंबी चौड़ी और बातें ना करके इन हुकूमत का पर्दाफाश करना चाहती हूँ, क्योंकि ये लड़ाई हमारे लिए नई नहीं है, ये लड़ाई हमारी बहुत पुरानी है। हिंदुस्तान के अंदर जब कम्युनिस्ट पार्टी बन रही थी, जब ट्रेड यूनियन बन चुकी थी, एकता की स्थापना हो चुकी थी 1930 में, तो 1925 के अंदर कम्युनिस्ट अपना झंडा लेके इस देश में चलना शुरू हुए। उससे पहले छिटपुट ग्रुपों में काम करते थे, तभी आरएसएस का गठन हुआ। नरेंद्र मोदी की माता श्री गाय नहीं है, गाय तो आपका हमारा प्रिय पशु है, हमको दूध देता है। नरेंद्र मोदी की माता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इसको याद रखिएगा। इसलिए वो आरएसएस पोषक है इन लोगों की, आरएसएस और बीजेपी के लोगों की। और उस आरएसएस के संस्थापक ने क्या बताया, उसको आज याद रखना होगा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मिस्टर खट्टर और इनकी सारी टीम जो आरएसएस के स्वयंसेवक संघ के साथी हैं, स्वयंसेवी हैं, केंद्र सरकार में या जहां जहां इनकी राज्य की सरकार है, वो जानते हैं कि उनको क्या करना है। वो लाल झंडे से खौफ खाते हैं, तो ये कोई आज की बात नहीं। 1925 में हेडक्वार्टर ने जब आरएसएस की स्थापना की, तो उनसे पूछा गया था, मिस्टर हेडक्वार्टर, आप हमें ये बताइए, देश में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, नौजवान आजादी के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार, फांसियों के तख्ते चूम रहे, आप भी अंग्रेजों से लड़ोगे? तो मिस्टर मोदी, आपकी माताश्री के संस्थापक हेडक्वार्टर ने कहा, हमारी अंग्रेजों से लड़ाई नहीं है। उनसे पूछा गया, आपकी विचार, आपका फलसफा, आपकी सोच क्या है? उन्होंने कहा, नाजीवाद और फांसीवाद। उनसे पूछा गया, आपकी प्रेरणा का स्रोत कौन है? उन्होंने कहा, हिटलर और मुसोलिनी। उनसे पूछा गया, आपके दुश्मन कौन है? तो उन्होंने कहा, ईसाई, मुसलमान और लाल झंडा। अगर आज हम बोलते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार फांसीवाद, नाजीवाद ला रही है, हम वही बोल रहे हैं जो उनके गुरु ने कहा कि वो फांसीवाद और नाजीवाद को मानते हैं। अगर आज हम ये बोलते हैं कि हिटलर की चाल चल रहे हैं, तो उनके गुरु ने बताया कि हिटलर उनका प्रेरणा स्रोत है। अगर आज हम बोलते हैं कि अल्पसंख्यकों के दुश्मन है और लाल झंडे के दुश्मन है, तो उनके गुरु ने यही कहा कि ये हमारे दुश्मन हैं। इसीलिए साथियों, ये लड़ाई तो तब से चल रही है जब कम्युनिस्टों ने झंडा थाम के ये कहा था, हम इस देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाएंगे और खुद देश के भीतर हर व्यक्ति को आर्थिक गुलामी से मुक्त करेंगे, हर एक को उसके अधिकार दिलाएंगे और समाजवादी समाज बनाएंगे। इसलिए उस सपने को लेकर के कम्युनिस्ट चले थे। और आज के दौर के अंदर हम ये देख रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेज
अंग्रेजों की दलाली की, वो कुर्सियों पे बैठे हैं। जिन्होंने इस देश के अंदर माइनॉरिटीज को आंखें दिखाई और 1947 के दंगा फसाद में, हत्याओं में शिरकत की, वो आज कुर्सियों पे बैठे हैं। जिन्होंने तिरंगे की होलियां जलाई, वो आज, सिर्फ पिछले साल आरएसएस के हेडक्वार्टर पे झंडा फहराया गया, उससे पहले कभी नहीं तिरंगा फहराया गया। पैरों के नीचे तिरंगे को रौंदने वाले अब उस तिरंगे को 22 जनवरी के बाद सड़कों से गायब भी कर दिए हैं। और चूंकि वो चाहते हैं जुनून की आंधी लोगों को केवल दिखाई देती रहे, इसलिए मैं आप साथियों से कहना चाहती हूँ, आने वाले दिनों में जो भी आंदोलन हो उसमें भागीदारी निभाना है। जो भी बातचीत हो, चर्चा हो, उसमें हिस्सा लेना है और नीचे तक जन जागरण यात्रा के रूप में सच्चाइयों को नीचे तक लेके जाना है। मोदी की गारंटी का माने ही है कि और गरीबी और भूख, मोदी की गारंटी का माने ही है रोजगार नहीं मिलेंगे, मोदी की गारंटी का मायने ही है कि किसानों को उनकी कीमतें और उनके बाकी हक जो है नहीं मिलेंगे। आपको मालूम है कि इन्हीं को टिकट दे दी है पहली लिस्ट में, उसको टिकट मिल गई है जिसके बेटे ने किसानों को रौंदा था। इसलिए याद रखें कि उन्होंने दिल्ली के अंदर 13 महीने का बैठे थे किसान, मजदूरों ने उनका सहयोग किया, आम हरियाणा के लोग भी उनके साथ खड़े रहे। लेकिन मोदी ने कानून कब वापिस लिए? जब उनको यह समझ में आया कि पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर भी इतनी हवा चल गई है कि अगर किसान वहां बैठे रहेंगे तो ये यूपी और उत्तराखंड इलेक्शन में उनके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए उस आंदोलन की कामयाबी थी कि 3 कानून वापस हुए, उसकी कामयाबी थी एक राजनीतिक माहौल बना। लेकिन मिस्टर नरेंद्र मोदी की मक्कारी थी कि 3 कानून तो वापस लिए, बाकी कोई भी बात किसानों की आज तक उन्होंने नहीं मानी। इस बात को हमें समझना चाहिए। इसलिए मैं सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और संयुक्त किसान मोर्चा दोनों मिलकर के जो एक के बाद एक कार्यक्रम एक साथ ले रहे हैं, अपने अपने मोर्चे का कार्यक्रम भी ले रहे हैं, मिलके भी कार्यक्रम ले रहे हैं, तो ट्रेड यूनियंस ने समर्थन किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने जो आह्वान किया था महापंचायत का, जो 14 को होने वाली, मैं भी उसकी यहाँ घोषणा करते हुए जाना चाहूंगी कि हम लोगों ने जितनी मर्जी मुश्किलें हो, हमने प्रयास करना है उस महापंचायत के उस हिस्से का, उसका हिस्सा बनना, उसमें अपनी आवाज उठाना। और इसके अलावा मुझे कहा गया है समय सीमा में, बहुत समय से आप बैठे हैं, आए हैं, कॉमरेड सीताराम ने भी बोलना है और इसलिए अपने अंतिम बातों की तरफ जब मैं बढ़ रही हूँ, आपसे कहना चाहती हूँ, मिस्टर नरेंद्र मोदी, आरएसएस के सारे स्वयंसेवक संघ, उनकी ये हुकूमत अगर हम 2024 में नहीं हटाते तो साथियों इस देश को फांसीवाद, नाजीवाद से बचाया नहीं जा सकता। इसलिए ये लड़ाई महत्वपूर्ण है। 2024 में इनका जाना सुनिश्चित करना जरूरी है। और मैं गुरु गोलवलकर की बात आप दोहराना चाहती हूँ। यहाँ हेडक्वार्टर के बाद गुरु गोलवलकर इनके गुरु हुए थे। उनकी किताबों में से बहुत कुछ कोट करके कहा जा सकता है इनकी सूरत हाल क्या है, इनके चेहरे क्या है, उसके लिए समय नहीं है। लेकिन एक बात मैं बता देती हूँ, गुरु गोलवलकर ने कहा किसी भी देश के ऊपर अगर राज करना है मजबूती से तो क्या करो, 95% लोगों को केवल रोटी के मोहताजी पे ले आओ, उनको गरीब रखो और 2-3 मित्र चुन लो अपने, सारी धन दौलत, राष्ट्रीय संपदा उनके हवाले कर दो तो मजबूती से राज कर सकते हो। तो देख लिया आपने नरेंद्र मोदी का राज कि इस 10 साल के अरसे में हमारे देश को कहां तक ले आए। और अगर यही फार्मूला है तो उसका मतलब यह है कि जितनी भी आवाजें हैं वो बंद होनी चाहिए। केवल उतना नहीं है कि तरह तरह के कानूनों का इस्तेमाल करके मजदूरों की आवाजें बंद की जा रही हैं।
उनके ऊपर लेबर कोड लाए जा रहे हैं, किसानों की आवाजें बंद करने की कोशिश है, और जो 145 एमपी को बाहर फेंक के पार्लियामेंट से 3 कानून लाए गए हैं, अमेंडमेंट की गई है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, और उसके साथ साथ सीआरपीसी के अंदर और इंडियन पिनल कोड के अंदर, वो हर नागरिक के ऊपर फंदे के रूप में है। ये याद रखें हम। इसका मतलब है कि 2024 में अगर इनको बैठने दिया गया, अगर बदलाव नहीं लाया गया, तो वो कानून हर नागरिक की आवाज को बंद करेगा, उनकी गर्दन पकड़ी जाएगी। इसलिए महाभ्रष्ट सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड से लेके पीएम केयर फंड, जितनी वेलफेयर स्कीमें है, उनके फंड को खाना, सीएजी को नोटिस देना, चिट्ठी देना कि तुम कोई भी आगे से आंकड़े नहीं बताओगे, स्टैटिस्टिक्स को रोक देना, एनएसएसओ पे रोक लगाना, लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट्स पे रोक लगाना, ये सारे हथकंडे तो इन्होंने अभी इस राज के दौरान कर दिए। और इसीलिए ये तो आर और पार की लड़ाई है, या ये नहीं या हम नहीं। और कम्युनिस्टों ने इस लड़ाई को बहुत बार झेला है, आगे निकले हैं, और इस बार इस बदलाव की लड़ाई के अंदर सुनिश्चित करनी है जीत। और वो जीत सुनिश्चित हम नहीं कह रहे लाल झंडे की होगी, वो जीत इस देश के आवाम की होगी, हमारे मुल्क की होगी, हमारे मजदूर किसान की होगी, हमारे नौजवान और महिलाओं की होगी। उस जीत को सुनिश्चित करने के लिए इस बदलाव रैली को सैल्यूट करते हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को